नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े बेहद डरावने हैं। लगभग हर रोज 100 और उससे भी कहीं ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। 18 मई को 103 मरीज मिले, तो वहीं 19 मई को देखिए 96 मरीज मिले। 20 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 197 पहुंच गया। कल और आज की बात करें तो स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि कल एक दिन में 211 नए मरीज मिले थे, तो वहीं आज अब तक 121 मरीज मिल चुके हैं। 5 दिनों में अब तक 728 से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकांश प्रवासी हैं। और देखिए, इस खबर को भी समझते हैं कि कोरोना की ये बढ़ती रफ्तार क्यों और कितनी खतरनाक है। 4 मई के बाद बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। 4 मई से ही बिहार आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, और इन प्रवासी मजदूरों के साथ संक्रमण भी आ रहा है। संक्रमितों में 50% से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, और अब तक करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। कुछ दिनों में 10 लाख से ज्यादा आने वाले हैं। मतलब जितने ज्यादा आएंगे उतना संक्रमण ज्यादा फैलेगा, और जितने ज्यादा मजदूर प्रवासी आएंगे कोरोना की रफ्तार भी उतनी तेज गति से भागेगी, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर उन राज्यों से बिहार आ रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। चलिए, बढ़ते आंकड़े सच में डरा रहे हैं, और सबसे अधिक संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं, और प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की सुविधा का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। आने वाले कामगारों से कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए इन सबको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, और लोग क्वारंटीन सेंटर में तभी रहेंगे जब सुविधाएं अच्छी मिलेगी। सुविधा में कोई कमी न हो, इस बात को पुख्ता करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा की। पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय, गया, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सीएम ने हर जिले में बने प्रखंड स्तर के 2-2 क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा भी है, और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं की हकीकत को भी जानने की कोशिश की है। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हुई है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वारंटीन सेंटर की सुविधा को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवालों के बीच सीएम ने क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा कर विरोधियों के मुंह को बंद करने की कोशिश की। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि कोरोना काल में अब तक लाखों लोग बिहार आ चुके हैं, और लाखों के आने की उम्मीद है। इतने लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना इतना आसान भी नहीं है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीएम ने बैठक में कुछ ऐसे ही निर्देश दिए जिससे प्रवासी जो यहां हैं वो अब थोड़े खुश हैं। उम्मीद उनकी जगी है। क्वारंटीन सेंटर में रहना बेहद जरूरी, क्योंकि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन भी करेंगे। देखिए, कोरोना जो है, इससे बचाव का ये प्रभावशाली उपाय है। इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रवासियों से बिहार में रहने की अपील उन्होंने की है, नीतीश कुमार ने, और यह भी कहा कि सबको बिहार में काम दिया जाएगा, और जो लोग इसके लिए इच्छुक होंगे उनके जॉब कार्ड भी बनाए जाएंगे। और देखिए, स्किल के हिसाब से रोजगार देने की कोशिश नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली पक्की गली नाली योजना में काम मिलेगा इन प्रवासियों को। जीविका से महिलाओं को जोड़कर रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। बिहार के विकास में भागीदार बनने की भी अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सीएम नीतीश समीक्षा कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बिहार में संसाधन की कोई कमी नहीं है। जांच की क्षमता से लेकर अस्पताल में सुविधाओं की बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। फिलहाल 3 कोविड अस्पताल हैं जहां पर आइसोलेशन वार्ड है। अब क्या करेंगे? मरीज की संख्या बढ़ रही है, क्या जो होम क्वारंटाइन सिस्टम हो उसको करेंगे या फिर अस्पताल की संख्या? पहले ये था कि हम लोग 21 दिन रखते थे क्वारंटाइन में, फिर निर्देश आया कि नहीं 14 दिन रखना चाहिए, तो 14 दिन का निर्णय हुआ।
अभी कुछ दिन पूर्व एक दिशा निर्देश आया है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन भी हम पेशेंट्स का यदि एक रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल से छोड़ सकते हैं। हमारे जो 3 कोविड अस्पताल हैं गया, भागलपुर और पटना में, तीनों अस्पतालों की जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप अभी बहुत बड़ी संख्या में बेड हमारे पास खाली पड़ा हुआ है और तुरंत जो मरीज वहां भेजे जाते हैं उसमें भी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार किनको कोविड अस्पताल में भेजना है, किनको आइसोलेशन हॉस्पिटल में भेजना है और किसको क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है, उसके अनुसार निर्णय किए जाते हैं। यदि विभाग आवश्यकता महसूस करेगा कि इस संख्या को और बढ़ाना चाहिए, हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहिए या आइसोलेशन हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहिए या क्वारंटाइन सेंटर को, तो निश्चित रूप से परिस्थिति और आंकड़े के अनुसार विभाग काम को आगे बढ़ाएगा। नए लोग आ रहे हैं और जो संख्या में इजाफा दिख रहा है तो हम अभी उनको पर्याप्त साधन सुविधा दे रहे हैं अस्पतालों के अंदर। यदि भविष्य में संख्या और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तब फिर विभाग परिस्थिति के अनुसार निर्णय करेगा, लेकिन जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरकार क्वारंटीन सेंटर को लेकर एक्शन में है, लेकिन 2 जगहों की तस्वीरों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपदा के वक्त कुछ लोग कैसी सुविधा की मांग कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरों को देखकर आप खुद तय कर लेंगे। पहली तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां के श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज में रह रहे लोगों ने नाश्ते को सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान सब्जी वाले के ठेले को भी पलट दिया। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर जो है वो वैशाली के सहदेई की है, जहां प्रवासी मजदूरों ने बीआरसी भवन में जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे मजदूरों ने बांस बल्ली से किए गए घेराबंदी को तोड़ दिया। मजदूरों का आरोप था कि क्वारंटीन सेंटर पर उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए सवाल भी कई उठ रहे हैं, ये हंगामा है या फिर बदइंतजामी है, इस पर सवाल न्यूज़ 18 के भी है। खाने की समस्या पर क्या खाना फेंक देना समाधान है? सवाल और भी है। सवाल यह भी कि ऐसी नासमझी से क्या जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? और जो गरीब सब्जी वाला है उसका ठेला गिरा देना कौन सी समझदारी है? क्या इससे समस्या का समाधान होगा? कुव्यवस्था को लेकर कई जगहों पर लोग गुस्से में, और इसी गुस्से को यूपीए के नेता हथियार बनाना चाहते हैं। आज यूपीए के 18 दलों के नेताओं ने सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बिहार से तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने बैठक में जोर दिया कि यूपीए को बीजेपी के कमियों के बारे में जोर से उठाना चाहिए। इस बात को तेजस्वी यादव ने कहा कि मजदूरों के कल्याण के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के पास मजदूरों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार फेल है तो विपक्ष को मजबूती से जनता से जुड़े मुद्दों पर ये अपने सवाल उनको रखना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। एक सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक्शन करना पड़ेगा। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? सो आई वांट टू सजेस्ट वी शुड गिव द सॉल्यूशन फर्स्ट टू द गवर्नमेंट। हम अपने आइडियाज दे और उस आइडियाज को हम जो है पूरी तरीके से एडवर्टाइज करें। किसी भी स्टेप पे मतलब कोई भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, हर एक उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइज करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम लोग बैठ करके वी कैन डिसाइड। और आइए अब समझते हैं कि कैसे विपक्ष को संकट में संभावना नजर आ रही है। कई लोग केंद्र और राज्य सरकार से नाराज है, जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर, और गंभीर संकट में सबको खुश किया जा नहीं सकता। लोगों की इस नाराजगी को यूपीए भुनाना चाहता है। कोरोना संकट के बाद बिहार में हो सकता है कि चुनाव हो जाए। लोगों के नाराजगी को मुद्दा बनाकर फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, और यूपीए या फिर विपक्ष कह लें, इसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ। और आज जो कुछ हुआ है बैठक में, जो कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, उसी की एक बानगी नजर आई है। संकट के समय में विपक्ष संभावना तलाश रहा है, लेकिन नीतीश सरकार के एक मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुश्किल वक्त में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच जिस विभाग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कहां है उस विभाग के मंत्री?
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भी आज तक क्यों नहीं दिखे हैं मंत्री जी? शायद आप भूल गए होंगे कि कौन है बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। ये है लक्ष्मेश्वर राय, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री। इनके कंधे पर कोरोना आपदा से निपटने की जिम्मेदारी है। मंत्री जी इस काम में इतने तल्लीन हैं कि आज तक कहीं बाहर ही नहीं निकले। जनता को शायद ये याद नहीं हो, लेकिन विपक्ष इनको दिया लेकर ढूंढ रही है। आप देखेंगे कि आपदा मंत्री तो पिछले 55 दिनों से कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। किसी बैठक में भी उनकी बैठे हुई फोटो नहीं आई है, न उनका कोई वक्तव्य आज तक सुना कि वो कोरोना से लड़ने में लिए उनका क्या योगदान है। बिना विभाग के भी वह जो है कैबिनेट की मीटिंग में और आपदा विभाग की मीटिंग में बैठे रहते हैं मिनिस्टर। यह दुर्भाग्य है कि वो लोग बैठते हैं और आपदा मिनिस्टर गायब रहते हैं। इससे यही पता चलता है, तो सेक्रेटरी से जब काम हो ही जाता है तो आपदा मिनिस्टर का काम नीतीश कुमार को क्या है आवश्यकता। जनता और विपक्षी पार्टियों की जोरदार मांग पर हम भी मंत्री जी को खोजने निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद मंत्री जी अपने आवास पर हमें मिले। जब हमने उनके सीन से गायब रहने का राज पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब आपदा हुआ है तब कौन गायब रहते, कोई काम करते, आपको पिछले बाढ़ के समय से ही दिखाई दिया जा रहा है। ये हिसाब उनसे लीजिए जो है विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये नोटिस की बात नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये बेसी महत्वपूर्ण है। वहाँ मंत्री जी आप और आपकी दलील, जब मुख्यमंत्री और अधिकारी ही सब कुछ संभाल रहे हैं तो फिर आपका क्या काम। कोरोना के इस आपदा काल में एक बड़ी भूमिका आपदा विभाग की है, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के आपदा मंत्री पिछले 50 दिनों से सीन से गायब हैं, ऐसे में इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आज झारखंड की कोरोना संकट काल में झारखंड के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। झारखंड में एक भी जिला रेड जोन में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के आने से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दुगनी होने के दिन अब कम हो गए। अच्छी बात यह कि राज्य में कोरोना पीड़ितों के ठीक होने का दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में कोरोना के 169 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 136 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 3 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। उसके हिसाब से कोई भी राज्य का जिला रेड जोन के श्रेणी में नहीं आता है। अभी हमारे 3 जिले हैं, खूंटी, पाकुड़ और साहेबगंज, जहां अभी तक कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है। साहेबगंज शेष 21 जिलों में कोई ना कोई मामला प्रतिवेदित हुआ है। और आइए समझते हैं कि झारखंड में क्यों कोई रेड जोन नहीं है। झारखंड में सिर्फ रांची ही रेड जोन में था और रांची में अब सिर्फ 4 ही एक्टिव केस हैं और झारखंड में करीब 45% मरीज ऐसे हैं जो संक्रमित थे पहले और अब स्वस्थ हो गए हैं। राष्ट्रीय औसत से देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार कम हो गई है और राज्य सरकार को अपने संसाधनों पर पूरा भरोसा है। और अब जब मरीजों की संख्या थोड़ी कम हुई है तो अब रेड जोन जो है वो भी खत्म हो गया। इकलौता रेड जोन रांची था, लेकिन अब वहां भी 4 एक्टिव केस ही बचे हैं। बढ़ते आगे, कोरोना बंदी के बीच हिंदपीढ़ी के लोगों को इस बार ईद के मौके पर खुशखबरी मिल सकती है। सामान्य होते हालात को देखते हुए इलाके में स्क्रीनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला हिंदपीढ़ी इलाके में ही मिला था। इसके बाद देखते देखते हिंदपीढ़ी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में महज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही एक्टिव हैं, जो बताता है कि कोरोना को लेकर इलाके में कितनी जागरूकता हुई है। जुमे की नमाज है और फिर 1-2 दिन बाद ईद है, तो उसके लिए लोगों को मन में काफ़ी उत्साह है और उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी आवश्यकता प्रदान करनी थी, जितनी भी खाद्य सामग्रियाँ या अन्य सुविधाएं देनी थी, वो हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। और इसके अलावा लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन है कि जो हेल्थ सर्वे होने वाला है उसमें लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग करेंगे और उसमें उनकी तरफ से भी एक पहल की जा रही है कि हम लोग जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण मुक्त हों और एक्टिव केसेस की संख्या 0 हो जाए। हिंदपीढ़ी की स्थिति फिलहाल सामान्य। चौक चौराहों और सीलिंग पॉइंट्स पर सुरक्षा के इंतजाम के
6 डीएसपी लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिंदपीढ़ी में अब भी हैं 25 सीलिंग पॉइंट्स। सीलिंग पॉइंट्स की होती है मॉनिटरिंग। कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने के लिए हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार दी जाएगी छूट। जहां होंगे संक्रमित उसी इलाके को किया जाएगा सील। प्रशासन ने की घरों में रहकर जुमे की नमाज अदा करने की अपील। वर्तमान में जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ पे दी गई है, और उसके अलावा जो सीलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा 6 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी वहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। अलग अलग जोन में उनको दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। हिंदपीढ़ी की निगहबानी ठीक से हो सके, इसलिए रांची पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। पिछले दिनों हुई घटना के बाद हिंदपीढ़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ईद में लोगों को थोड़ी राहत दी जाए, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से बातचीत में कल ही कह दिया था कि हिंदपीढ़ी में हालात सुधरे और अब सब कुछ सामान्य है। इस स्थिति में हम आपको आज बता दें कि आज हिंदपीढ़ी के कई क्षेत्रों को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया है, और आज बड़ी तेजी से वहां पर लोग, अब तो लगता है गिने चुने लोग बचे हैं संक्रमित लगभग, और सभी लोग ठीक होकर के अब घर जा चुके हैं। बीच बीच में कुछ कुछ समस्याएं रही, लेकिन इन सबको हम लोग सुधारते हुए, ठीक करते हुए हम लोग आज वहां पर जाके आज आप देखेंगे कि वहां का माहौल बिल्कुल आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होगा। आज लोग काफी खुश हैं वहां पर। हालांकि झारखंड में लॉकडाउन 4 को लोग कम गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन में लगातार हो रहे उल्लंघनों पर ध्यान देने का निर्देश दिया। झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची से लेकर दूसरे जिलों में लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जहां लोगों की परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी, तो वहीं राज्य के लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। राज्य में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, फिर भी रांची के लोग समय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। लॉकडाउन में मिली कुछ छूटों का लोगों ने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। चुटिया एसबीआई शाखा के बाहर की इस भीड़ को ही देख लीजिए। बैंक वालों ने लाइन में खड़े रहने के लिए कुछ दूरी पर गोल घेरा बना दिया है, लेकिन लोगों ने तो मानो नहीं सुधरने की कसम खा ली हो। नहीं मानता है, लोग को बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब राशन दुकान में बिना 2 गज की दूरी मेंटेन किए इन खरीदारों की बेबसी देखिए। बहानेबाजी की इंतहा ऐसी कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भला इन्हें कोरोना की गंभीरता का अंदाजा कब होगा। 2 गज की दूरी में तो हम खड़े हो सकते हैं, अब बाकी आके पीछे से लाइन लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सभी का तो हम नहीं बता सकते हैं। बहुत पहले से, मतलब चलने से थोड़ा मिट गया है घेरा वगैरह, बहुत पहले हम बना चुके थे घेरा। राजधानी रांची से लेकर हर जिले की तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। बैंक से लेकर बाजार में लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहां केवल एक हफ्ते में राज्य में 60 कोरोना के नए मामले सामने आए, वहीं आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बुनियादी निर्देश का भी पालन करने से बचते हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर दुकानें बंद कराने में जुटी है। लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सब लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, लोग धड़ल्ले से निकल जा रहे हैं रोड पे। इसी के लिए हम लोग एक विशेष टीम बना करके पूरे शहर में, पूरे जितने भी छोटे छोटे बाजार हैं, क्षेत्र हैं, सब्जी बाजार, फल बाजार या अन्य कोई जो मार्केट है, सभी जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। और जो भी हम लोगों को दिख रहा है कि जो जिसको दुकान खोलने की अनुमति है, उसके अलावा भी अगर कोई दुकान खोल रहे हैं या कुछ फालतू का भीड़ लगाए हुए हैं, तो उस पर हम लोग अभी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं सुधरे, तो जो छूट सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में दी थी, उसे उन्हें वापस लेने में देर नहीं लगेगी। रांची से उपेंद्र के साथ, धनबाद से दिलीप और पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। देखिए, खबर दिखाए जाने के बाद दरभंगा की ज्योति की उम्मीद की लौ तेज हो गई है। अब उम्मीद है कि बहादुर बिटिया ज्योति के दिन बहुरेंगे। जिम्मेदारियां आपको खींचती भी हैं, पहुंचाती भी हैं।
उस सुकून तक जहां ज्योति ने इन्हीं पतले पहियों को घुमा घुमा कर अपने बीमार पिता को घर पहुंचा दिया। है उसको हम एक बार बिकॉज 1300 किलोमीटर चलाना अपने आप में बड़ी बहुत उपलब्धि है, और इतना वेट साथ लेके अपने फादर को बिठा के, तो उसमें एंड्योरेंस की जो क्षमता है उसकी जो एक साइकिलिंग के लिए जो हमारी रोड रेसेस होती हैं या लंबी रेसेस होती हैं उसके लिए उसको देखा जा सकता है। ज्योति का नाम अब सबकी जुबान पर था। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी सामने आए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बेटी का नाम बिहार की झांसी की रानी, बिहार की झांसी की रानी का नाम दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि जब भी वो दिल्ली से आएंगे इनसे आके मिलेंगे। अभी उन्होंने 20,000 रुपए का इनको आर्थिक मदद भेजा है और ये आश्वासन दिया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने ज्योति से जुड़ी हर खबर को तरजीह दी, और खबर का असर ऐसा हुआ कि ज्योति के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आगे आया। फेडरेशन ने अगले महीने ज्योति को ट्रायल के लिए बुलाया है। अगर वो मानकों पर आंशिक तौर पर भी खरी उतरती है तो भी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और हो सकता है सड़क के गुमान को पैरों से लांघने वाली ज्योति जगमग हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा और अररिया में खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली और साथ ही कई अष्टधातु के अवशेष भी मिले। कहीं पूजा पाठ शुरू हो गया तो कहीं पुरातत्व विभाग को शोध करने की नसीहत दी जा रही है। भीड़ हैरान है क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। शेखपुरा जिले के ढेवसा गांव में सीएम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत खुदाई चल रही थी। इसी दौरान मात्र 7 फीट की खुदाई में काले पत्थर की मूर्ति निकलने लगी और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। हालांकि जानकार इसे पुरातत्व विभाग को सौंपने की बात कहते हैं। अभी वहाँ पटना जाने का मौका मिलेगा तो निश्चित है कि उसको जहाँ जहाँ निकला है हम जरूर कहेंगे पुरातत्व विभाग से इसका अनुसंधान करिए, शेखपुरा जिला पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको सर्च करिए कि इसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा कैसे निकल रही है। वहीं अररिया के रेणु गांव में जल जीवन हरियाली के तहत रानी तालाब में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के बीच पुरानी अष्टधातु की कुछ चीजें मिली हैं। हालांकि साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर राय ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर खुदाई के दौरान बेशकीमती धातु छिपाने का आरोप लगाया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और इनकी गिरफ्तारी और जो सामान इन्होंने चोरी किया है, जो कीमती सामान हीरा जवाहरात, उसको वो सोना उसको वो वापस करे, प्रशासन को जमा करे या पुरातत्व विभाग के जिम्मे उसको करे। खुदाई के दौरान मिल रहे अवशेष और मूर्तियां शोध का विषय हैं। पुरातत्व विभाग को ऐसे मामलों में आगे आकर पूरे इलाके का अध्ययन करना चाहिए ताकि पुरातात्विक धरोहर को संजोया जा सके। शेखपुरा से अजीत और अररिया से सतीश, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।